नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है खिलजी वंश। आपको आप सभी को पता होना चाहिए। खिलजी वंश में कौन से शासक के बारे में पढ़ रहे हो? अलाउद्दीन के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी, टाइम पीरियड पता है 1296 से लेकर 1316। और हम पढ़ रहे हैं इसके अभियान, उत्तर भारत के अभियान, उत्तरी भारत के अभियानों में हमने एक तो गुजरात अभियान पढ़ लिया जो कि 1298 में हुआ था, और दूसरा पढ़ लिया है रणथंबोर जो कि 1301 में हुआ था। अब देखो जो अगला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चित्तौड़ अभियान। अभियान का से मतलब है युद्ध, उसको जीतने के लिए जो सेना भेजी अभियान पे गई है वो अभियान मतलब होता है। ठीक है, 1303 में। अब देखो चित्तौड़ के बारे में आप सभी को भली बाती याद हो। आपने मूवी भी देखी होगी पद्मावत। अगर जिसने मूवी देखी है वो इस अभियान को समझ जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या था। जैसे मूवी में बताया गया उस उद्देश्य को समझ जाएगा, लेकिन वो जरिया है समझने का, अलाउद्दीन के इस आक्रमण को समझने का, चित्तौड़ को जीतने एक जरिया है समझने का। ठीक है, अब देखो इस अभियान के, चित्तौड़ के अभियान के कारण क्या है इसके बारे में जानो। इसके कारण देखो, तो सबसे पहला कारण है वो है सामरिक कारण। सामरिक कारण कैसे? क्योंकि ये इसको सैनिक छावनी के रूप में यूज ले सकता था अलाउद्दीन, क्योंकि ये ऐसे स्थल पर था, ऐसी जगह पर था जहां से वो आसपास के एरिया पर, दक्षिण के एरिया में नजर रख सकता था, तत्कालीन सहायता पहुंचा सकता था, क्योंकि ये ऐसी मार्ग पर अवस्थित था। ये देखो मैप में ये दिल्ली, यहां पर चित्तौड़, और यहां से क्या सीधा डायरेक्ट यूं करके यूं दक्षिण जाया जा सकता था। अब आप कह रहे हैं यूं भी जा सकता, लेकिन यहां लंबा पड़ेगा ये सीधा रास्ता, क्योंकि यहां पर क्या है कि रास्ते इधर वाले एरिया में सुगम नहीं है, या तो फिर उसको यूं आना पड़ेगा, दिल्ली से यूं अंदर की तरफ होती हुई फिर दक्षिण जाना पड़ेगा। लंबा रास्ता था, तो ये रास्ता क्या सीधा रास्ता था। और इसको यहां जीतने के बाद क्या था कि ये आसपास का जो एरिया है इसको भी अपने अंडर में रख सकता था आराम से, दक्षिण को भी अपने अंडर में वहां पर नजर रख सकता था। तत्कालीन कोई सी प्रकार की सैनिक सहायता चाहिए किसी जगह को, तो उसके लिए इसे सैनिक छावनी के रूप में यूज कर सकता था वो। तो सामरिक रूप से बहुत बड़ा महत्व था इसका, क्योंकि ये जो किला था चित्तौड़ का किला, ये भारत का सबसे बड़ा किला है, याद होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा किला है। तो कहावत सुनोगे आपने कि गढ़ों में चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ है। तो सबसे बड़ा किला था, और इससे अंडर में लाना दिल्ली के सुल्तानों के लिए बहुत जरूरी था। और अलाउद्दीन जैसे साम्राज्यवादी शासक के लिए, अगर उसे साम्राज्यवादी शासक कहलाना है, एक अच्छा इतिहास में एक अच्छा सुल्तान बनना था, एक साम्राज्यवादी शासक बनना था, तो उसके लिए जरूरी था चित्तौड़। अगर उसने चित्तौड़ नहीं जीता होता तो दिल्ली के सुल्तानों में अपना नाम, इंपोर्टेंट सुल्तानों में अपना नाम नहीं दर्ज करवा सकता, क्योंकि जितने भी बड़े सुल्तान आएंगे, साम्राज्यवादी शासक आएंगे, उनके लिए चित्तौड़ सबसे इंपोर्टेंट था, क्योंकि एक सामरिक महत्व था और ये सबसे बड़ा किला था। जिसने इसको जीत लिया उसने पूरे भारत को जीत लिया, उसने पूरे राजस्थान को जीत लिया। राजस्थान तो आएगा, साथ में भारत में भी उसका नाम हो जाएगा। तो ये चित्तौड़ सबसे इंपॉर्टेंट था।
आपने देखो, और बहुत ही कम ऐसे शासक थे जिन्होंने इस चित्तौड़ के किले को फतह किया। ये उनमें से एक अलाउद्दीन खिलजी था, जो सबसे पहला शासक रहेगा वो अलाउद्दीन खिलजी रहेगा, जिसने चित्तौड़ को जीता था। बाद में जो जीतेगा वो जीतेगा अकबर। ठीक है, तो इसको लेना उसके लिए काफी इंपोर्टेंट है चित्तौड़ के किले को, सामरिक महत्व हो गया। पर एक था व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित था, क्योंकि एक तो यूं व्यापारिक मार्ग जा रहा है, यूं करके मालवा, इधर से मालवा गुजरात होते हुए इधर राजस्थान से यूं सिंध की तरफ जा रहा है, चित्तौड़ से यूं एमपी यूपी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे रूट पे था जहां से क्या है व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। और मैंने पहले बताया कि व्यापारिक मार्ग क्यों इंपोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से टैक्स प्राप्त होता था इनको, तो व्यापारिक मार्ग पर था ये, गुजरात जाने वाले मार्ग पर सीधा अवस्थित था, तो यही कारण था। और देखो, और एक साम्राज्यवादी नीति जो है, एक साम्राज्यवादी नीति का शिकार हुआ है। सबसे इंपोर्टेंट ये है कि अलाउद्दीन क्या करना चाहता था, साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, नए नए क्षेत्रों को जीतना चाहता था। जीतने के लिए ये जीतना जरूरी था। क्यों जीतना जरूरी था? ये क्योंकि ये जीतेगा तभी तो आगे बढ़ पाएगा वो। आप ये देखो कि राजस्थान के जितने भी किले जीते उसने स्टेप बाय स्टेप जीते। पहले वो रणथंभौर को जीतेगा, ना कि चित्तौड़। रणथंभौर क्यों जीतेगा पहले? क्योंकि अगर मान लो कि रणथंभौर को ये जीत रहा है, ये डायरेक्ट चित्तौड़ पर अटैक कर देगा, तो पीछे सोच सकता है कि राजपूतों की सहायता के लिए ये राजपूत पीछे से अलाउद्दीन के ऊपर अटैक कर दे। तो पहले रणथंभौर को जीतना जरूरी था, उससे निपटने के बाद चित्तौड़ से निपटा, क्योंकि पीछे कोई बैकअप नहीं है। तो वो एक कूटनीतिक शासक, एक दूरदर्शी शासक था सुन ये अलाउद्दीन खिलजी। तो उसे पता था कि विजन था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मुझे काम करना है। फिर ये जीतेगा, इसे जीतने के बाद वो सिवाना और फिर जालोर जीतेगा, आगे की तरफ चलेगा यूं करके, फिर यूं करके यहाँ पे सिवाना जालोर है उसको जीतेगा, ना कि डायरेक्ट सिवाना जालोर को अटैक कर देगा। तो स्टेप बाय स्टेप करके वो चल रहा है। तो ये इनको जीतने के बाद फिर दक्षिण का अभियान करेगा, क्योंकि यहां से बिल्कुल रास्ता साफ हो जाएगा उसके लिए। अगर कोई सेना आ भी रही है तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। और मैंने पहले बताया कि जब वो उसकी सेना गुजरात से अभियान से लौट रही थी, तो बीच में क्या है कि उसको मार्ग प्राप्ति के लिए इन्हें जो सुल्तान थे या राजा थे, राजपूत राजा, इनसे आगे लेनी पड़ती थी। तो ये सुल्तान के लिए बड़ा खटकता था कि मैं दिल्ली का सुल्तान हूं और मुझे इन छोटे छोटे राजाओं से आगे लेनी पड़ रही है उनके मार्ग से होकर गुजरने के लिए। तो ये सुल्तान के लिए जरूरी था कि इनको जीते हो, क्योंकि जब गुजरात अभियान से उसकी सेना लौट रही थी तो जालोर में कानड़ देशों का भिड़न हो गई, संघर्ष हो गया था। तो इनसे निपटना जरूरी था कि अब आगे जब वो अभियान करेंगे दक्षिण भारत में जीतेगा तो बीच में कोई अड़चन ना आए किसी प्रकार की। तो क्या करेगा, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरेगा, यूं करके धीरे धीरे इनको जीतता हूं। ठीक है, तो ये उसका साम्राज्यवादी नीति का प्रमुख शिकार होना है। और एक कारण बड़ा रोचक है जो आप सब जानते हो, वो है पद्मिनी का मेडल, रानी पद्मिनी। अब ये देखो, ये पद्मिनी जो है ये सच है या झूठ है, इसके चक्कर में आप केवल इसका कारण को लिख दें। ये करके लिखना, कारण क्या लिखना, ये लिखना कि एक जो मलिक मोहम्मद जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी, इसने एक किताब लिखी पद्मावत। उसकी नायिका है कौन? पद्मिनी। अब देखो उसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं, पद्मिनी के बारे में। देखो, चित्तौड़ है, यहां का जो राजा था, चित्तौड़ का जो राजा है, चित्तौड़ का शासक कौन था उस टाइम पे? राजा रतन सिंह। कौन था? रतन सिंह था, याद रखना आप, रतन सिंह। ठीक है, अब देखो इस पद्मावत में क्या कहानी मिलती है कि जो सिंगल द्वीप है, ये श्रीलंका, जिसे सिंगल द्वीप कहते हैं, श्रीलंका
यहाँ का एक राजा था गंधर्व सेन, क्या नाम है, गंधर्व सेन। उसकी बेटी थी पद्मिनी। ये आपने मूवी में भी देखा होगा। गंधर्व सेन श्रीलंका का राजा, सिंगल द्वीप का राजा, उसकी बेटी पद्मिनी। अब देखो यहाँ क्या, एक तोता था, उसका नाम है हीरामन तोता, हीरामन। हीरामन तोता था इनके। तो वो क्या, एक दिन पिंजरे से उड़ गए और उड़ते उड़ते चित्तौड़ पहुंचा। और चित्तौड़ पहुंचने के बाद उसने पद्मिनी का जो रंग रूप था, उसकी जो खूबसूरती थी, उसका वर्णन रतन सिंह को किया। रतन सिंह को उसका वर्णन किया, किसका, पद्मिनी का। रतन सिंह के दिमाग में ऐसी छवि बनी पद्मिनी को लेकर कि उसको प्राप्ति के लिए, पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ से सिंगल द्वीप पहुंच गया। वेश बदलकर वो क्या पहुंच गया, सिंगल द्वीप पहुंच गया। और सिंगल द्वीप जाकर जब राजा को उसकी बहादुरी का पता चला, उसका असलियत का पता चला कि ये तो वहां का राजा है, तो उसने उसकी बहादुरी और उसके राजत्व से प्रभावित होकर गंधर्व सेन ने पद्मिनी का हाथ खुशी खुशी किसको दे दिया, राजा रतन सिंह को। रतन सिंह निकला भी इसी वजह से था, पद्मिनी से शादी करने। तो ये शादी करके लौट आते, कौन, रतन सिंह और पद्मिनी। अब देखो क्या क्या होता है कि शादीशुदा जीवन चल रहा है, लेकिन घर में एक भेदी होता है ना, उसकी वजह से पूरा काम खराब होता है। तो इसकी सेना में एक जादू टोने वाला था, एक सिपाही था, जादू टोने वाला एक व्यक्ति, उसका नाम है राघव चेतन। क्या नाम है, राघव चेतन। एक जादू टोना करना चाहता था। क्या करना चाहता थे, जादू टोना। इस जादू टोने की खबर राजा को लगी, किसको, रतन सिंह। तो रतन सिंह ने इसे महल से निष्कासित कर दिया, यानी किले से बाहर निकाल दिया। और इसने किले से बाहर जाते जाते पद्मिनी को देखा, और पद्मिनी के रूप को देखते ही ये मूर्छित हो गया। इतनी सुंदर थी, मतलब कि राघव चेतन जी उसके रूप को देखकर बेहोश हो गए। तो मतलब कैसे रही होगी, अंदाजा लगा सकते हो आप। दीपिका नहीं आया कर रहा, पद्मिनी वो थी। तो राघव चेतन जाकर मूर्छित हो गया। तो मूर्छित होने के बाद वो क्या, कहाँ गया, दिल्ली गया। अब दिल्ली क्यों गया, क्योंकि रतन सिंह ने उसे अपमानित करके किले से निकाल दिया था। तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए दिल्ली अलाउद्दीन के पास चल जाता है। वो कसम खा के जाता है राघव चेतन कि वो उसको मिटा के रख देगा, उससे बदला लेगा, उसके राज्य को खत्म कर देगा। तो राज्य को खत्म करने का जरिया एक ही था, अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन के पास चल जाता है राघव चेतन। अलाउद्दीन के पास जाकर वो पद्मिनी के स्वरूप की गाथा सुनाता है। कहता है कि वो इतनी सुंदर है, उसके पास से इतने रत्न हैं, एक भविष्यकर्ता हंस है, और भी कुछ रत्न बताए जाते हैं। 3-4 चीजें और थी। एक हंस की बात करता है, एक पद्मिनी की बात करता है, और कहता है कि ये चीजें सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के पास होनी चाहिए, मतलब कि अलाउद्दीन के पास होनी चाहिए। तो अलाउद्दीन जब पद्मिनी के स्वरूप की चर्चा सुनता है राघव चेतन से, तो उसके दिमाग में उसे प्राप्त करने का ख्याल आता है। तो सिर्फ उसकी प्राप्ति के लिए अभियान करता है। इस कहानी में ये वर्णित है। और क्या है कि उसको प्राप्त करने के लिए दिल्ली से सेना लेकर चित्तौड़ आता था, और चित्तौड़ के किले को घेर लेता है। और काफी सालों तक घेरने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। तो क्या करता है कि रतन सिंह से मेल जोल बढ़ाता, थोड़ा दोस्ती वगैरह करने का नाटक करता है। दोस्ती वगैरह हो गई। अब दोस्ती करने के बहाने क्या कि वो थोड़ा महल में बुलाया रतन सिंह ने उसको। तो महल में जब कोई अतिथि आता है तो राजपूतों की परंपरा है, राजस्थान की, उसका अतिथि स्वागत करे। तो अच्छे से स्वागत किया गया।
और उसने एक इच्छा जाहिर की कि उसे पद्मिनी को देखना। अलाउद्दीन ने जाहिर इच्छा जाहिर की कि पद्मिनी को देखना। तो कहा जाता है कि पद्मिनी सामने से ना दिखाकर उसकी परछाई को दिखाएगा आईने में। कुछ कहते हैं कि इसमें दिखाया कि इसके आईने में दिखाया गया, कुछ कहते हैं कि जल में दिखाया गया। तो उसकी परछाई को दिखाया गया। तो उस परछाई को देखकर, उसके रूप को देखकर अलाउद्दीन मोहित हो गया और इसे पाने के लिए, किसी भी प्रकार से पाने के लिए अब तो वो हटी हो गया। मतलब पाना है, उसके दिमाग में प्रबल इच्छा हो गई। एक बार उसके रूप को देख लिया उसने एक बार उसको तो राघव चेतन सुना था पहले, अब उसने खुद देख लिया, प्रतिबिंब भी देख लिया। तो प्रतिबिंब से इतना प्रभावित हो गया तो हकीकत में कैसे नहीं हो। तो ठीक है, रतन सिंह और अलाउद्दीन मेल जोल बढ़ा रहे हैं, अतिथि स्वागत हो रहा है। पद्मिनी को दिखा दिया उन्होंने, दिमाग में इसके ख्याल आ गया तो पाना ही है। लेकिन जब अतिथि पूरा सत्कार खातिरदारी हो गई तो उसके बाद अतिथि को छोड़ने जाते तो अलाउद्दीन, रतन सिंह था वो किले से बाहर निकल के उसके खेमे में उसे छोड़ने गया। यहाँ पे कैंप लगा रखा था अलाउद्दीन ने, एक किला है, किले की साइड यहाँ पे अलाउद्दीन की सेना का कैंप था। छोड़ने के बाद उसके कैंप में चला गया और उसके जो सैनिक थे, जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा कि सैनिकों को बाहर भेज दिया जाता है। और क्या करता है अलाउद्दीन, धोखे से, छल से उसको पकड़ के दिल्ली ले आता है और ये संदेशा भिजवा देता है और पद्मिनी को कि जब तक पद्मिनी उसे नहीं मिलेगी वो रतन सिंह को नहीं छोड़ेगा। तो रानी पद्मिनी ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की। अपने जो मंत्री होते, सेनापति होते, सैनिक होते, सरदार होते, उनसे मंत्रणा की कि उसको बुलाया गया है। तो क्या किया रानी ने 1600 डोलियों में अपनी सहेलियों के स्थान पर सैनिकों को बिठा दिया। इनको सैनिकों को महिलाओं के वेश पहनाकर और डोली चल दी कहां पे, दिल्ली की तरफ। दिल्ली अलाउद्दीन के महल के द्वार पर पहुंचते संदेशा भिजवाया गया कि रानी पद्मिनी आ गई है। उसने पहले रतन सिंह से मिलने की इच्छा जाहिर की, ठीक है मिला। रतन सिंह से मिली और उसके जो सैनिक थे वो भी साथ में थे, वो महिलाओं के वेश बदल के गए थे। उन्होंने रतन सिंह को छुड़ाकर चित्तौड़ भेज दिया। रानी पद्मिनी भी आ गई और जब इस बात का अलाउद्दीन को पता चला तो उसने सेना लेकर वो कहा चित्तौड़ आ गया वापस। अब यहां क्या होगा, यहाँ पर युद्ध हो भयंकर, और इस युद्ध में राजा रतन सिंह मारे जाते हैं। कौन? राजा रतन सिंह, याद रखना। ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। साथ गोरा बादल, 2 वीर सैनिक थे, गोरा बादल, ये भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और महल की जो स्त्रियां थी, 1600 स्त्रियों ने क्या कर लिया, जोहर कर लिया। जोहर मैंने बताया जोहर क्या होता है। जोहर करने के बाद पद्मिनी को जोहर में क्या हो गई, जोहर को सुपुर्द हो गई। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीत लिया। जीतने के बाद गेट खोला। गेट खोलने के बाद जितने भी यहाँ पे जो स्त्री पुरुष थे, बच्चे थे, तो कहा जाता है उन सबका कत्लेआम करवा दिया। किले में उसने 20,000 लोगों को मार डाला, लोगों का कत्ल करवा दिया। लेकिन पद्मिनी तो उसे फिर भी प्राप्त हुई। अब ये सब कुछ गाथा मिलती है वो ये इसमें मिलती है पद्मावत में। अब जो पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई ग्रंथ है जो कि 1542 में लिखा गया था, शेरशाह सूरी के काल में। अब ये देखो कि घटना कब की है, 1303 की। लिखा कब गया है, तकरीबन 250 साल बाद, 240 साल बाद, 39 साल बाद। तो इसमें जो लिखा गया है वो थोड़ा बताया, उसके बारे में थोड़ा विवाद है कि क्या पद्मिनी को लेकर ये युद्ध हुआ है। लेकिन इतिहासकार ये मानते हैं कि जो अलाउद्दीन ने जो चित्तौड़ में जीता था वो जीतने का प्रमुख कारण था एक सामरिक महत्व,
साम्राज्यवादी नीति, और ये सामरिक महत्व सबसे इंपोर्टेंट था, क्योंकि चित्तौड़ को कौन प्राप्त नहीं करना चाहेगा। चित्तौड़ में अपने राजस्थान के इतिहास में अपन ने ये देखा है कि गुजरात के सुल्तान चित्तौड़ पर बार बार अटैक करते थे इसको जीतने के लिए, क्योंकि किला ही ऐसी जगह पर बना हुआ था। सबसे इंपोर्टेंट चीज इसकी भौगोलिक स्थिति, इसकी जहां पर बड़ा है उस भौगोलिक स्थिति को देखकर ये किला बहुत इंपोर्टेंट है। पहाड़ी पर बना हुआ है, कभी जाना इसमें, बहुत अच्छी जगह है। तो ये सब कारण था इसे पर चित्तौड़ अभियान का। और चित्तौड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने इसका नाम खिजराबाद रख दिया। क्या रख दिया? खिजराबाद। अब खिजराबाद कौन था? खिज्र खां के नाम पे। खिज्र खां के नाम। खिज्र खां कौन था? इसका पुत्र था, इसका अलाउद्दीन का, याद है। तो इसको सौंप दिया, इसको खिज्र खां। अब बाद में जाकर जो हमीर देव है, ये वाला नहीं थी, वो रणथंभौर वाला, वो तो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। यहाँ पे एक और आया, सिसोदिया वंश का हमीरा, सिसोदिया वंश का हमीर देव, वो वापिस से चित्तौड़ को प्राप्त करेगा। आगे जाएगा, आपने उसमें देखा होगा, राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हमीर देव वापिस इसे प्राप्त करेगा। तो ये सब कुछ चित्तौड़ अभियान था अपना, अपन इसके बारे में देख लिया है। बेसिकली इसमें कहानी है, उस कहानी को आपको पढ़ना है। और इसका जो इम्पोर्टेंट है कारण है, वो कारण ये है, ये 3 कारण है। अरे एक कारण में आप ये 1, 2, 3, अरे 4 ये पद्मिनी का मैटर कर सकते हो, अरे धार्मिक नीति कर सकते हो। ठीक है, ये सब कारण थे और कारणों को लिखना है। और जिसकी जो पृष्ठभूमि है, जो युद्ध वगैरह जैसा हुआ, सबको आपको पता ही कैसे ये कारण था। इसमें यह याद रखना कि 1600 स्त्रियों ने जोहर कर लिया था, 20,000 का कत्लेआम करा दिया गया था अलाउद्दीन ने 20,000 लोगों का। ठीक है, और यहाँ पर काफी सारे जो महल थे हिंदू स्थापत्य कला के, उनको तोड़फोड़ कर दी थी, याद रखना अलाउद्दीन के लिए। ठीक है, तो ये था। इस चाहो तो आप जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट को नोट कर सकते हो, ये वगैरह। ठीक है, और एक चीज ये देखो कि 1310 में चित्तौड़ में अलाउद्दीन की प्रशस्ति लिखी गई। चित्तौड़ में इसके लिए मतलब अलाउद्दीन की प्रशस्ति, यानी ये लेख, एक शिलालेख पे उसका प्रशस्ति की प्रशंसा में एक लेख लिखा गया, प्रशस्ति लिखी गई, याद रखना। ठीक है, एक प्रशस्ति लिखी गई, इसे मिटा देता हूं। अब देखो आगे चलते हैं। देखो अगला जो टॉपिक वो है अटैक रहेगा, वो सिवाड़ा। मालवा में रहेगा, मालवा बाद में पड़ेगा, सिवाड़ा 1308। अब देखो सिवाड़ा के बारे में देख रहे हैं। सिवाड़ा कहाँ है? सिवाड़ा राजस्थान में है। राजस्थान में जालोर से पहले जोधपुर से क्या है, जोधपुर से जोधपुर से 54 मील की दूरी पर पश्चिम में स्थित है।
पश्चिमी स्थित है। यह किला जो है एक पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी का नाम है हल्देश्वर। जो जो एक हल्देश्वर नामक पहाड़ी है और उस पर स्थित एक किला और जो आसपास की पहाड़ियों सबसे ऊंची है। यह किला जो है, यह किला चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हुआ है। ठीक है, चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हुआ है। इस किले का निर्माण, इस किले का निर्माण इसका निर्माण करवाया था पवार नरेश वीर नारायण ने। पवार नरेश वीर नारायण द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। और इस टाइम कल शासक कौन था यहाँ का? परमार राजा शीतलदेव। परमार राजा शीतलदेव। जब अलाउद्दीन ने इस पर आक्रमण किया था तब यहाँ का शासक ये था, परमार नरेश शीतलदेव। यह कान्हड़ देव का भतीजा था। अब कान्हड़ देव कौन है मैं बताऊंगा अभी। कान्हड़ देव का भतीजा था, भतीजा। तो कान्हड़ देव कौन है? कान्हड़ देव के बारे में जालोर आक्रमण पढ़ेंगे। जालोर का राजा थे, जालोर का। ठीक है, जालोर के चौहान वंशीय राजा थे कान्हड़ देव चौहान। ठीक है, तो ये सिवाना दुर्ग था जो कि जालोर से पहले पड़ता था। अब देखो इस युद्ध, इस पे अटैक का कारण क्या था? इसका अटैक का कारण ये था कि यह जालोर के मार्ग में पड़ता था, जालोर के मार्ग में पड़ता था। तो जालोर विजय जब करने जब सेना निकली थी तो उससे पहले इसने इस किले को जीत लिया ताकि सैनिक छावनी के रूप में इस किले को यूज कर सके। इस वजह से इसको ये था। अब देखो अब घटनाक्रम कैसे क्या घटनाक्रम कैसे हुआ उसके बारे में देखते हो। ये तो ये सिवाना के बारे में थोड़ी जैसे डिटेल आगे देखो। शीतलदेव राजा अलाउद्दीन साम्राज्यवादी शासक था तो इससे भी जीतना उसके लिए जरूरी था ताकि ये जालोर आक्रमण के दौरान इसे सैनिक छावनी के रूप में यूज कर सके। तो शीतलदेव था, इसे ये पता था कि रणथंभौर और चित्तौड़ ऑलरेडी जीते जा चुके हैं तो मैं कौन से खेल की मिली हूं। तो इसने उनसे हतोत्साहित नहीं हुआ, डीमोरलाइज नहीं हुआ कि वो हार गए तो मैं भी हार जाऊं। तो इसने ये देखा कि जो अलाउद्दीन है ये विदेशी है, ये मुस्लिम है और ये हिंदुओं के प्रति वैमनस्य का व्यवहार करता है, गौ की हत्या करता है, स्त्रियों को गुलाम बनाता है, बच्चों को गुलाम बनाता है। तो मैं अपना जान दे दूंगा लेकिन मैं इसके आके नतमस्तक नहीं हूंगा।
युद्ध में वीर गति को प्राप्त जाऊंगा, लेकिन मैं इसके आगे इसको इसका अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो क्या है कि जालोर का जो किला है ये रेगिस्तान के अंदर था ये किला। सेना जब आई तो काटो झाड़ियों से होके आई, तो काफी तकलीफ भरे वातावरण से उस परिस्थिति से गुजर के सेना अलाउद्दीन की सेना आई, चारों तरफ से इसको घेर लिया। घेरने के बाद सेना ने घेर लिया इस किले को। घेरने के बाद सेना इस पे अटैक कर रही है, अंदर एक प्रक्षेपास्त्र फेंक रही है, मतलब कि किले के अंदर क्या कर रहे हैं वो तीर कमान भाले वगैरह जो है उनसे अटैक कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनके। अब अलाउद्दीन को ये पता था, अलाउद्दीन को इस किले को जीतना पॉसिबल नहीं, और इस अभियान में जो अभियान का नेतृत्व करता था सेनापति कौन था? सेनापति थे कमालुद्दीन, याद रखना। सेवाड़ा अभियान के सेनापति कौन था? कमालुद्दीन। अलाउद्दीन को पता था कि इस किले को जीतना पॉसिबल नहीं है, काफी टाइम उसने वेस्ट कर दिया, लेकिन इस किले को जीत नहीं पाया। तो उसने कूटनीति का प्रयोग किया। इसका कूटनीति का प्रयोग किया। कूटनीति के तहत उसने क्या किया, जो एक व्यक्ति था उसको लालच दिया। उस व्यक्ति का नाम है, देखो, भावले। भावले इसको लालच दिया। इसको क्या दिया? लालच, राज्य का लालच दिया, राज्य का लोभ दिया। इसे लोभ दिया कि तू भेड़ बता दे कैसे किले को जीतना है, हम तुझे जीतने के बाद किला तुझे सौंप देंगे, हम क्या करेंगे, ये अलाउद्दीन ने कहा। तो इस भावले की सहायता से अलाउद्दीन ने जो किले का एकमात्र पानी का कुंड था, किले का एकमात्र जल कुंड को गौ रक्त से अपवित्र कर दिया। अपवित्र कर दिया मतलब गाय काट के उसमें फेंक दी किले के पानी के स्रोत। अब पानी कैसे पिएंगे? हम हिंदू जो है गाय को अपनी माता मानते हैं, और गाय का उसमें रक्त, उसमें गाय को पटक दिए काट के। और जो मुस्लिम है, एक बात ध्यान रखना, जो मुस्लिम जो है आक्रमणकारी, जब ये किसी किले को जीत नहीं पाते तो क्या करते थे, हिंदुओं के किले को जीत नहीं पाते थे तो उसमें गाय, उसके जो जल का स्रोत होता था उसमें गाय काट के फेंक देते थे, या फिर किसी जो व्यक्ति है किले का जो भेद जानता है उसको क्या करते थे, लालच दे देते थे, तो उससे किले के भेद उगलवा लेते थे। तो इस भावले की सहायता से कुंड में गाय कटवा कर फिकवा दी, तो क्या है, पीने का पानी नहीं रहा, किले के अंदर पानी की कमी हो गई, पानी की पूर्ति बंद हो गई, एक मात्र जो कुंड था वो भी अपवित्र हो गया। तो किले के जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, किले के द्वार खोलकर केसरिया बांध लिए, केसरिया बांधकर युद्ध केसरिया बांधकर युद्ध के लिए बाहर आ गए, युद्ध करने बाहर आ गए। और युद्ध करते करते क्या किया उन्होंने, वीर गति को प्राप्त कर लिया, इन्होंने राजपूत हो रहे। और किले में जो महिलाएं थी, किले की महिलाओं ने जोहर कर दिया। याद रखना, राजस्थान में जो राजपूत शासक थे, ये क्या करते थे, अगर कोई मुस्लिम आक्रमणकारी किले को
जीत लेता था, उनको लगता था कि हम हारने वाले हैं, तो स्त्रियां जौहर कर लिया करती थी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। तो यहाँ पर भी जौहर किया गया सिवाड़ा में, ये याद रखना है आप। सिवाड़ा में जौहर किया गया महिलाओं द्वारा। ये राजपूत सैनिक जो थे क्या किया इन्होंने, लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई, युद्ध में मारे गए मतलब। और अलाउद्दीन ने किले को जीत लिया, और जीतने के बाद इस किले का नाम, सिवाड़ा के किले का नाम बदल दिया। इस किले का नाम बदलकर खेराबाद नया नाम रखा गया। किले का नाम बदल गया, खेराबाद नया नाम रखा गया। किसने? अलाउद्दीन द्वारा। और जो किला जो है ये कमालुद्दीन को सुपुर्द कर दिया वाले ने, कमालुद्दीन को सुपुर्द कर दिया। खुद कहां चला गया? दिल्ली चला गया। जिस प्रकार से जो ये किला था ये सिवाड़ा का, ये भी अलाउद्दीन के राज्य साम्राज्य नीति का शिकार बन गया, उनके कब्जे में आ गया। ठीक है, तो आज हमने 2 अभियान पढ़े। कल हम पढ़ेंगे विस्तार से कानड़देव के बारे में, कानड़देव के बारे में, यानी कि जानवर अभियान के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।